हाय व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक में क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो एक्चुअल में पहले ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग तो ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर बेस और एक हाइपोटेनस होता है। तो अगर आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का अलग अलग रेशियो लेते हो तो वो रेशियो एक तरह से क्या रिलेशन, और वो रिलेशन के अलग अलग जो नाम होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, तो यही मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी एक फंक्शन है, अगर मैं उसको इक्वेट करता हूं किसी दूसरे फंक्शन के साथ में या किसी कांस्टेंट के साथ में, तो वो मेरे लिए एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x + 5 = 0, तो ये मेरे लिए एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5। तो वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आप देखो कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा sin x, तो sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उस फंक्शन को अभी मैं किसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ, एक कॉन्स्टेंट के साथ में, क्योंकि 1/2 एक कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे sin x = 1/2 जो मैंने लिख कर रखा हूँ, ये मेरे लिए एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वेट कर रहा हूँ कांस्टेंट के साथ में, या फिर दो सेम फंक्शन है लेकिन दोनों के साथ एंगल बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, तो ये भी मेरे लिए एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, या फिर दो सेम फंक्शंस हैं लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों फंक्शन अभी स्क्वायर में, तो ये भी मेरे लिए एक इक्वेशन हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन आपके पास रहेगा, उसको आप इक्वेट करते हो किसी कांस्टेंट के साथ में या सेम फंक्शन के साथ में, लेकिन एंगल अलग अलग, सेम फंक्शन के साथ एंगल अलग अलग लेकिन स्क्वायर में। तो ये तीन अलग अलग टाइप का मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं। अब आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करना। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख के रखा था, अलजेब्रिक इक्वेशन है एक तरह से, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा, सॉल्व का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू निकालना। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x = कितना आ जाएगा, -5/2। तो x का वैल्यू -5/2, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा तो मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि एक कंप्लीट जो एंगल होता है, एक कंप्लीट एंगल वो कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 90, फिर 180, 270 और फिर 360। मतलब 0 से लेकर के आप देखोगे 2π के बीच में, या 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, रेडियन में बोलो या डिग्री में बोलो, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा जो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री या 0 से लेकर के 2π तक, ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी एक फंक्शन को अगर जैसे मैं इक्वेट कर रहा हूं यहाँ कांस्टेंट के साथ में, तो यहाँ पे x का वो कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे x के जगह पे कितना मैं एंगल रखूंगा कि उसका वैल्यू 1/2 होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कितना मैं रखूंगा कि वो वैल्यू आएगा। क्योंकि आप देखो 0 डिग्री से लेकर के 2π के बीच में कहीं ना कहीं वो वैल्यू तो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या कि आप एंगल का वो वैल्यू फाइंड करो जो कि 0 से लेके 360 के बीच में हो, 0 से लेके 360 के बीच में। क्योंकि अगर मान लो कि अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, लेकिन अगर 360 से ज्यादा बनाऊंगा तो 2-3 राउंड घूमना पड़ेगा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि 0 से लेकर के 2π के बीच में आप कितने डिग्री में वो वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, वो मेरे को निकालना है। मतलब जो आपको आंसर निकालना है वो आंसर आपको 0 से लेकर 2π के बीच में होना चाहिए आंसर। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 2π के बीच में वो जो आपका आंसर है वो कितने में आता है वो आपको फाइंड करना है, मतलब कितना एंगल का वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, अब आता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप समझ गए कि 0 डिग्री से लेकर 2π के बीच में कितने एंगल पे वो वैल्यू आता है, वो आपको एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब हम लोग समझते हैं। पहले देखो, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था ग्राफ के बारे में,
तो सपोज मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ साइन ग्राफ का, ये आपके लिए बिल्कुल साइन ग्राफ है, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो आप देखो एक्चुअल में ये जो ग्राफ होते हैं वो एक्चुअल से पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब है कि वो अपने वैल्यू को रिपीट करते हैं, वो अपने वैल्यू को रिपीट करते हैं। वैल्यूज लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो अपना वैल्यू को बिल्कुल रिपीट करता है। जैसे आप देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से आता हूँ, अगर मैं 30 डिग्री पे निकालूँ, अगर मैं साइन 30 का वैल्यू निकालता हूँ तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, 90 डिग्री में सबसे मैक्सिमम आता है कितना, 1 आता है, और जब डिक्रीज करने लगेगा, अब जब मैं यहाँ पे सेम अगर मैं 120 पे निकालूंगा तो आप देखोगे साइन 120 पे भी वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1/2। तो साइन 120 में भी अगर आप वैल्यू निकालते हो 120 में तो भी वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू जो है, एक ही वैल्यू वो दो अलग अलग एंगल पे मिलता है, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन 360 से जब ऊपर आओगे, मतलब आप अगर 390 पे निकालोगे, 390 पे, तो 390 अगर आप साइन अगर 390 पे निकालोगे तो फिर से आपको 1/2 मिलेगा। मतलब एक ही वैल्यू जो है वो बिल्कुल अलग अलग एंगल पे मिल सकता है। जैसे आप देखो, जैसे यहाँ में लिखा साइन थीटा इक्वल टू साइन 5, तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 30 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 120 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 और साइन 180 का वैल्यू, सॉरी साइन 30 और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे दोनों एंगल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी आंसर लिखो वो एक तरह से फॉर्मूला वाइज होना चाहिए। फॉर्मूला वाइज कहने का मतलब है किसी के मल्टीपल में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप एक इवन नंबर का आप इवन नंबर का मेरे लिए एक, जैसे मैं जनरल सॉल्यूशन है इसको आप जनरल फॉर्मूला भी समझ सकते हो, जनरल फॉर्मूला। तो अगर मैं इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला बोलूंगा तो आप 2n बोलोगे, क्योंकि आप n के जगह पे कुछ भी रखोगे तो हमेशा वो नंबर क्या आ जाएगा, इवन। वैसे अगर मैं ऑड नंबर के बारे में बात करूंगा कि ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलोगे 2n+1, क्योंकि n के जगह पे आप कुछ भी रखोगे तो हमेशा ये नंबर क्या आ जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमको n के मल्टीपल पे लिखना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल in the multiple of n since the value of angle repeat itself periodically। मतलब वो वैल्यू अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वैल्यू अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे जो मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ, 120 लिख रहा हूँ, 390 लिख रहा हूँ, 90 लिख रहा हूँ, तो इनकी जगह पे जनरल में एक एंगल लिख दूं कि हर केस में वो वैल्यू 1/2 आएगा। तो इन सारे को रिप्लेस करके अगर मैं कुछ लिख देता हूं, साइन का वैल्यू अगर कुछ लिख देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो भी रखोगे तो हर केस में 1/2 आएगा। तो यहाँ एक जो जनरल फॉर्मूला बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, कि आप वहां पे n के जगह पे कुछ भी रखोगे तो हर बार आपको वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 360 के बीच में निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक जनरल फॉर्मूला कि उसमें आप कुछ भी आप वैल्यू एंगल का रखोगे तो हर केस में आपको वही वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देखो ये बहुत सिंपल है, आराम से आप समझ जाओगे। साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ का हेल्प लेता हूं तो देखो 0 डिग्री में रखता हूं तो उस समय तो बिल्कुल 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0। और फिर देखो ये ग्राफ फिर से टच कितने में कर रहा है, पाई पे, मतलब 180 पे, तो पाई पे भी कितना हुआ 0। और फिर ये कब टच कर रहा है, 2 पाई पे, तो साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब देखोगे कि ये एंगल का अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल फॉर्मूला के बारे में, तो यहाँ पे अगर मैं जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पे इसको n पाई लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे साइन n पाई लिख दूं, अगर n के जगह पे आप कुछ भी रखोगे, कोई भी एक इंटीजर रखोगे तो हमेशा देखो आपको 0 मिल जाएगा। अगर 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो साइन पाई का वैल्यू 0, 2 रखोगे तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0। अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये पार्ट अगर आगे जाएगा, अगर आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई। तो आप देखो साइन 3 पाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 0 डिग्री के लिए अगर मेरे को जनरल एक एंगल में लिखना है, जनरल आंसर, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन n पाई, ठीक है। अब देखो दोनों साइड आपका रिलेशन सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा एंगल को इक्वेट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था, देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन n पाई लिख दिया, क्योंकि n के जगह पे आप कुछ भी रखोगे तो हर केस में आपको ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो दोनों साइड मैंने एंगल को इक्वेट किया, तो थीटा इक्वल टू n पाई। तो साइन 0 कब होगा, जब उसका एंगल हमेशा n पाई के मल्टीपल में होगा, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 कब होता है, तो देखो कॉस का मैंने ग्राफ बनाया, तो कॉस का वैल्यू 0 कब हो रहा है, देखो 90 डिग्री पे, और फिर यहाँ पे
3π/2 मतलब 270 पे। तो इसका मतलब देखो कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में हमेशा आपको मिल रहा है 1π/2, 3π/2, फिर 5π/2 में मिलेगा, फिर 7π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में आओगे तब हमेशा आपको कॉस का वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos 2n+1, तो 2n+1 क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, और फिर π/2। तो अब जब दोनों साइड में एंगल को इक्वेट करता हूँ तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n+1 π/2, मतलब कॉस का वैल्यू जो होता है हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में ही आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब रखोगे कॉस का वैल्यू तभी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखो tan 0, तो tan 0 कैसे लेते हैं, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 0 कब हो सकता है, tan थीटा का वैल्यू आपको 0 कब मिलेगा, जब आपका पूरा ये न्यूमरेटर 0 होगा, तभी तो 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तभी तो पूरा 0 होगा। तो सिंस tan थीटा विल बी 0, मतलब tan थीटा कब 0 होगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 कर दूंगा तो 0 बाई कुछ भी नंबर लिखोगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा का जब वैल्यू 0 होगा तभी आपका tan थीटा 0 हो सकता है। एंड साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू n पाई आता है। देखो जस्ट मैंने डिस्कस किया था, साइन थीटा का वैल्यू कब 0 होता है, जब थीटा इक्वल टू n पाई होगा तब, ठीक है। तो मैं थीटा इक्वल टू क्या लिखा हूँ, n पाई। तो tan थीटा का वैल्यू कब 0 होगा, जब एंगल आप n पाई के मल्टीपल पे लोगे तब। और यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 फंक्शंस लिए, साइन कॉस टैन, और सबको इक्वेट किया 0 के साथ में, ठीक है। अब 2 फंक्शंस ले जाओ, दोनों सेम फंक्शंस हैं लेकिन 2 अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल। तो इन दोनों में रिलेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन अल्फा को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो साइन अल्फा उधर गया तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। देखो तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले 2 जो है उधर जाकर डिवाइड में गया तो 0/2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का जो मल्टीपल है वो 0 है। तो अब देखो अगर कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो 0 आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर a और b को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो ये तभी पॉसिबल है या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, क्योंकि जब दोनों में से अगर एक 0 होंगे तभी उनका मल्टीपल 0 होता है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर अगर 0 आता है, इसका मतलब दोनों में से आइदर ये 0 हो सकता है या तो ये 0 होगा। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर 0 होता है, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो दोनों केस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर 0 होगा तो कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, अब जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 0 की जगह पे कॉस 2n+1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि मुझे अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कॉस 0 होता है। अब दोनों साइड में एंगल को इक्वेट कर रहा हूँ, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है तो आप डिनोमीटर को बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई, ठीक है। और ये अल्फा उधर चल जाएगा तो 2n+1 पाई माइनस अल्फा। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 छोड़ता हूँ, ठीक है। अब इधर सॉल्व करता हूँ। देखो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब साइन आपको n पाई के मल्टीपल में होता है। तो ऐसे लिख दिया 0 की जगह पे साइन n पाई। अब देखो अब दोनों साइड में एंगल को इक्वेट कर रहा हूँ, थीटा माइनस 2 बाई n पाई। अब 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 2n पाई और अल्फा जाके इधर प्लस हुआ तो ये क्या आ गया अल्फा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे दोनों साइड थीटा थीटा है, यहाँ पे ऑड है, ऑड नंबर है, क्योंकि 2n+1 क्या होता है, ऑड नंबर है। जस्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया था आपके साथ में। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर जो होता है 2n+1 में होता है और इवन नंबर क्या होता है 2n में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर एक तरह से ऑड है और ऑड के साथ माइनस अल्फा है और इवन के साथ क्या है प्लस अल्फा है। ऑड के साथ देखोगे माइनस अल्फा है और इवन के साथ प्लस अल्फा है। इक्वेशन और 1 और 2 को अगर मैं एक साथ कंबाइन करके मैं ऐसे लिखता हूँ, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n बाई अल्फा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये दोनों बिल्कुल आपस में साथ में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये लिखा है, ठीक है। अब इसको ध्यान समझना है। अगर मैं n के जगह पे अगर मैं ऑड रखता हूँ या फिर मैं n के जगह पे इवन रखता हूँ, यही रखूंगा। तो अगर n के जगह पे ऑड रखूंगा तो मेरे को अल्फा जो है माइनस में आना चाहिए और इवन रखूंगा तो प्लस में आना चाहिए। चेक कर लो। अब n के जगह पे 1 रखो, ऑड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई और यहाँ पे प्लस ये -1 का पावर 1 इंटू अल्फा। तो पाई -1 टू द पावर 1 तो माइनस अल्फा आ जाएगा सीधा
माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल चेक करते हैं। 3 देखो ऑड नंबर है तो मैं यहाँ रखूंगा 3, देखो 3 पाई प्लस -1 का पावर 3 इंटू अल्फा, तो आगे 3 पाई माइनस का पावर ऑड है तो ये जाएगा -1 इंटू अल्फा, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 3 पाई माइनस अल्फा। तो देखो ऑड में रख रहा हूं तो देखो अल्फा माइनस में आ रहा है, और इसी फॉर्मूला में अगर मैं इवन में रखता हूं, अगर n इक्वल्स टू मैं 2 पुट करता हूं, n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पाई प्लस -1 का पावर 2 इंटू अल्फा, तो 2 पाई -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +1, अब +1 इंटू अल्फा क्या आ जाएगा, देखो प्लस अल्फा। तो देखो आप अगर मैं इवन में रखा तो प्लस अल्फा आया, और अगर ऑड में रखा था तो माइनस अल्फा, यहाँ भी देखो माइनस अल्फा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर n के जगह मैं 4 रखता हूँ तो आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला में रखो, देखो फॉर्मूला में रखोगे 4n प्लस -1 का पावर 4 इंटू अल्फा, तो आ जाएगा 4n -1 का पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा +1 और इंटू अल्फा। तो देखो इसी फॉर्मूला में जब मैं ऑड में रख रहा हूँ, ऑड में नंबर रख रहा हूँ तो बिल्कुल ये आ जा रहा है, और अगर इवन में रख रहा हूँ तो ये आ जा रहा है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक साथ फॉर्मूला क्या लिखा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर अल्फा, तो ये बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। तो ये आ चुका है। कुछ और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखो अब आता है cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो cos अल्फा को उधर ले गया तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2, ठीक है। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा दिया, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, -2 उधर 0 के साथ डिवाइड में गया कैंसिल, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो वैसे ही देखो अगर दो नंबर का अगर मल्टीपल 0 है तो इन दोनों में आइदर a 0 होगा या तो b 0 होगा, तो यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फा 0 होगा या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा। दोनों के एक एक करके इक्वेट करता हूँ। देखो तो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो साइन 0 कब होता है, जब साइन n पाई के मल्टीपल पे होता है, तो बिल्कुल साइन n पाई लिखा है। और यहाँ पे देखो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, 2 उधर मल्टीप्लाई में आ गया तो कितना आ गया 2n पाई, और फिर अगर अल्फा को उधर ऐड कर देंगे इधर एडिशन में तो उधर सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, तो 2n पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैसे फिर यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इधर 0 है, तो साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, साइन n पाई के मल्टीपल में, जस्ट डिस्कस किया था अभी, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सीधा n पाई, दोनों साइड एंगल इक्वेट कर दिया, थीटा माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाई में चला गया 2n पाई, और थीटा इक्वल टू 2n पाई, और इधर माइनस अल्फा उधर एडिशन में आ गया। तो अगर इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैच करा, देखो 2n पाई माइनस अल्फा और 2n पाई प्लस अल्फा, तो मैं इसको लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया तो ठीक है। वैसे अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आता है तो क्या कर सकते हैं, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा, और tan अल्फा को लिख सकता हूँ sin अल्फा बाई cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा इंटू cos थीटा, फिर इस पार्ट को उधर ले गए तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बिल्कुल वही स्टेप को लिखा हूँ, तो ये देखो एक फॉर्मूला का एक्सपेंडेशन होता है, साइन थीटा माइनस फाई, ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका एक्सपेंडेशन देखो यही होता है, और इसी एक्सपेंडेशन में ये बिल्कुल है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब साइन n पाई के मल्टीपल में होता है, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए उसका एक समरी देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा आपके n पाई के मल्टीपल में होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब आपका थीटा जो है वो आप देख सकते हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में होगा, तभी आपको कॉस का वैल्यू 0 होगा। अब tan इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0, तो tan कब 0 होगा, जब थीटा आपके n पाई के मल्टीपल पे होगा, ठीक है। वैसे अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, मतलब दोनों साइड अगर सेम फंक्शन है साइन के और दो अलग अलग अगर एंगल्स है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये आपका थीटा और अल्फा में रिलेशन होगा, मतलब दोनों एंगल्स में रिलेशन ही आएंगे, ठीक है। वैसे अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा और अल्फा में बिल्कुल ये रिलेशन है। वैसे अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होंगे, tan में अगर दो अलग अलग एंगल्स होंगे तो क्या रिलेशन आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पहले 0 के साथ में, और ये सेम फंक्शन के साथ में लेकिन अलग अलग एंगल के साथ में, और ये सेम फंक्शन का स्क्वायर में, तो इसका अगर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इन तीनों केसेस में बिल्कुल यही आता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो आज मैंने डिस्कस की है ये सारा फॉर्मूला, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तब तक आप ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो। थैंक यू।